नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे देश में पत्रकारिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे 29 जनवरी प्रेस डे, क्योंकि इस दिन भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि इस दिन हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस, जब गांधी जी पहली बार आकाशवाणी परिसर में गए थे। 23 जुलाई प्रसारण दिवस, जब भारत में आकाशवाणी के प्रसारण की विधिवत शुरुआत होती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दिनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण दिन है 16 नवंबर, जिसे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस या नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाने की परंपरा 1966 से है। क्या आप जानते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस के मनाने के पीछे एक मुख्य कारण है। मैं आपको उसकी पूरी पृष्ठभूमि के बारे में यहां चर्चा करूंगा। देश की आजादी के बाद पहली बार देश में प्रेस के भावी विकास को लेकर के एक कमीशन बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए, भारत में अभी तक ऐसे 2 प्रेस कमीशन बने हैं। पहले प्रेस कमीशन की स्थापना 1952 में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1954 में। प्रेस कमीशन ने यूं तो अनेक सिफारिशें की थी, लेकिन उनकी एक सिफारिश बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो थी, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तथा पत्रकारिता के उच्च स्तरीय व्यावसायिक मानदंडों या प्रतिमानों को बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए या एक ऐसे स्वायत्त शासी निकाय का गठन किया जाए जो इस दिशा में काम कर सके, और वो सुझाव था भारत में प्रेस कमीशन की स्थापना का। 1954 में जो सिफारिश की गई थी, उसकी क्रियान्विति में 10-11 साल का समय लग गया, और 4 जुलाई 1966 को भारत में संसद से एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत प्रेस काउंसिल के गठन की घोषणा की गई। उसके बाद 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना कार्य विधिवत रूप से शुरू किया, और यह तय किया कि जिस दिन प्रेस परिषद ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी दिन से भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाएगा। प्रेस दिवस मनाने के पीछे मूल अवधारणा यही है कि देश में प्रेस की जो स्थिति है और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उनके विविध पक्षों पर समय समय पर विचार विमर्श होता रहे। इसको लेकर के अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, और देश के अलग अलग मंचों पर विचार मंथन किया जाएगा। कालांतर में प्रेस काउंसिल ने ऐसे पत्रकारों को सम्मानित करना शुरू किया जिन्होंने अपने व्यावसायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो राजा राम मोहन राय पुरस्कार है। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को प्रेस काउंसिल इसका पुरस्कार समारोह का आयोजन करती है, और साथ ही प्रेस काउंसिल किसी एक विषय पर जो थीम निर्धारित की जाती है, उस विषय पर भी वो चर्चा करते हैं। प्रेस काउंसिल की अपनी एक विशेष भूमिका रही है। जो प्रेस काउंसिल को हम पेपर टाइगर विद रबर टीथ कहते हैं, लेकिन प्रेस काउंसिल एक नैतिक बंधन के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। प्रेस काउंसिल ने अलग अलग संदर्भों में प्राकृतिक आपदाओं में रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी, सांप्रदायिक तनाव के समय में रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी, मीडिया में LGBTQ समुदाय के प्रतिनिधियों को किस प्रकार से प्राथमिकता मिले, महत्व मिले, इस पर विचार किया। प्रेस काउंसिल ने बाकायदा एक आचरण पुस्तिका तैयार की है, जिसमें अलग अलग मुद्दों और संदर्भ में प्रेस के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वर्षों पूर्व प्रेस काउंसिल ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर महत्वपूर्ण शोध अनुसंधान किए। देश के जो विभिन्न अधिनियम हैं, जैसे मानहानि का,
कॉपीराइट का, संसदीय विशेषाधिकार, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सरकारी गोपनीयता नियम आदि जो इस तरह के कानून बने हुए हमारे देश में हैं, उनके संदर्भ में प्रेस को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के संशोधन अपेक्षित हैं, उन सब की सिफारिशें भी प्रेस काउंसिल ने की है। प्रेस काउंसिल ने उसी समय एक और प्रकाशन किया था जिसका शीर्षक ही यही था, वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड प्रेस। तो इस प्रकार प्रेस काउंसिल ने पिछले लगभग 6 दशक में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। प्रेस काउंसिल में 28 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष न्यायिक सेवा के होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि न्यायिक रही है। इसके अलावा जो 28 सदस्य हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों से होते हैं। उनमें पत्रकार संगठनों, संपादकों, पत्रकारिता के जो प्रबंध का क्षेत्र है वहां से, विधि, शिक्षा और संसद और न्यूज एजेंसीज, इन सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व लिया जाता है या प्रेस काउंसिल में इनके सभी क्षेत्रों से एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो इस प्रकार प्रेस काउंसिल ये कोशिश करती है कि प्रेस से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते समय विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को साथ बैठ करके उस पर कहीं विचार मंथन करना चाहिए। आपातकाल की जब देश में घोषणा की गई थी 1975 में, उस समय प्रेस काउंसिल को मृत्यु दंड दे दिया गया था, अर्थात प्रेस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। आपातकाल की समाप्ति के बाद तत्कालीन जनता सरकार ने प्रेस काउंसिल को पुनर्जीवित किया और प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के आधार पर अब प्रेस काउंसिल का संचालन किया जाता है। 1979 से लेकर के वर्ष 2024 तक 37,000 से अधिक शिकायतें प्रेस काउंसिल को मिली हैं, जो प्रेस से संबंधित भी हैं और विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने प्रेस के खिलाफ यदि कोई इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है उसको लेकर के भी ये शिकायतें। वर्षों तक प्रेस काउंसिल अपना एक क्वार्टरली जर्नल भी निकालती रही है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिव्यू। आजकल आप उसकी वेबसाइट पर उन सारी शिकायतों को देख सकते हैं जो शिकायतें इनके खिलाफ की गई है और उस पर प्रेस काउंसिल ने क्या निर्णय दिया। तो प्रेस काउंसिल एक प्रकार से नैतिक प्रहरी के रूप में काम कर रही है और जिस तेजी से पत्रकारिता में परिवर्तन हो रहा है, तो अब ये मांग भी की जाने लगी है कि प्रेस काउंसिल के स्थान पर एक मीडिया काउंसिल की स्थापना की जाए, ताकि प्रिंट मीडिया के साथ साथ मीडिया के जो और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया आदि को भी इसमें समाहित किया जा सके, ताकि इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। यहां मैं यह भी रेखांकित करना चाहूंगा कि प्रेस काउंसिल को दंड देने की शक्ति नहीं है। प्रेस काउंसिल केवल चेतावनी जारी कर सकती है, निंदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का वित्तीय जुर्माना या और कोई पेनल्टी लगाने का अधिकार प्रेस काउंसिल को नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि एक नैतिक प्रहरी के रूप में प्रेस काउंसिल की अपनी एक भूमिका है। तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की जो एक महती भूमिका होती है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की दृष्टि से, इसीलिए प्रेस को हम चौथी सत्ता भी कहते हैं। ये चौथी सत्ता संविधान ने नहीं दी है, लेकिन आम आदमी में जिस प्रकार से प्रेस के प्रति एक विश्वास और श्रद्धा है, उसे देखते हुए इसे चौथी सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। आजादी का संग्राम हमारे सामने है, किस प्रकार सीमित संसाधनों से उस समय की पत्र पत्रिकाओं ने देश में एक विचार चेतना को जागृत करने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन लेखों में, उन संपादकीय स्तंभों में, उस समय के विविध विधाओं में लिखा गया जो साहित्य है, जो पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसमें एक एक शब्द ऐसा लगता था मानो आग उगलता है। विदेशी हुकूमत को इस देश से बाहर निकालने के लिए प्रेस ने जिस तरह से देश के जनमत को सजग सचेत किया, वो अपने आप में प्रेस के सामर्थ्य और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिस तरह से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अवमूल्यन हुआ है, प्रेस भी इससे अछूता नहीं रहा है। ये जो संस्था है प्रेस की, या मैं यूं कहूं कि जो संपादकीय संस्था है, उसमें भी किसी प्रकार से अवमूल्यन हुआ है। उसकी विश्वसनीयता को भी ठेस पहुंची है और रही सही कसर डिजिटल माध्यमों से पूरी हो गई। किस प्रकार से भ्रामक सूचनाओं का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
किस प्रकार समाचारों की विश्वसनीयता के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे दौर में प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाओं की भूमिका और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जैसे अवसरों पर हम मिल बैठकर बहुत ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ प्रेस के ऊपर जिस प्रकार के ये खतरे हैं, भावी विकास के खतरे हैं, जिस प्रकार से प्रेस का पूरा स्वरूप बदल रहा है, उन सारे मुद्दों पर कहीं विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि प्रेस सरकार और जनता के मध्य में एक संवाद का काम करता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रेस की महती भूमिका है। तो पत्रकारिता जिस तरह से मिशनरी भाव से होती हुई अब एक प्रोफेशन और कमीशन के रूप में बदलती जा रही है, ये एक बड़ा खतरा उसकी विश्वसनीयता को है। प्रेस काउंसिल की निगाह इन सारे मुद्दों पर है। आजादी के बाद जिस तरह से पत्रकारिता में बदलाव हो रहा है, प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट्स में उस बदलाव की आहट और उनकी चुनौतियों को कहीं ना कहीं समझा गया है और उसके अनुरूप उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रेस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उन दिशा निर्देशों का पालना करे, क्योंकि प्रेस काउंसिल में प्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि भी हैं, और जिस तरह से एक मंच पर बैठ करके गंभीर गहन चिंतन मनन होता है, क्योंकि एक दिशा दे सकता है। प्रेस काउंसिल ने अनेक ऐसे निर्णय दिए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आइए हम ये चिंतन करें कि किस प्रकार से प्रेस देश के विकास में सहयोगी हो सकती है। प्रेस से आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, उन कसौटियों पर प्रेस कैसे खरी उतर सकती है, यही सब मुद्दे आज विचार के लिए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक स्वस्थ, सम्मानजनक प्रेस की अपेक्षाओं के साथ आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।